साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। साथियों, विचार की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और सभी वर्णों का उच्चारण स्थान। साथियों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचारों में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। तो साथियों, आज वर्ण विचार की तीसरी कक्षा है और तीसरी कक्षा में हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार से संबंधित यानी स्वर व्यंजनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और साथ ही पढ़ेंगे हम इनका उच्चारण स्थान। साथियों, उच्चारण स्थान आपको इस प्रकार से याद कराया जाएगा कि आप फिर कभी भूलने को नहीं कहेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, हिंदी में यदि हम बात करें स्वरों की तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितना स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हालांकि जो री होता है, ये वाला री, ये संस्कृत में काम आता है, तत्सम शब्दों में इसको काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी में इसको सहित करके 11 स्वर माने जाते हैं। स्वर 11 होते हैं हिंदी में, लेकिन मात्राओं की बात करें तो साथियों मात्राएं केवल 10 ही होती हैं। अब मात्राएं 10 ही क्यों होती हैं? क्योंकि देखो, जो 11 स्वर हैं उनमें से 10 की ही मात्राएं होती हैं। जो ए होता है यानी ये ए, इसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती है, यानी कि इसकी मात्रा नहीं मानी जाती। इसलिए हम मात्राओं को यानी कि जो चिन्ह होते हैं उनको क्या मानते हैं? केवल हम 10 ही मात्राएं मानते हैं। यदि बात करें द्वितीय वर्ण, अब जो द्वितीय वर्ण है वो द्वितीय वर्ण कौन से होते हैं? यानी कि एक शब्द में एक ही वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 बार होती है। जब कभी किसी शब्द में मान लो एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय वर्ण कहते हैं। जैसे हम ये कहें कि बच्चा, अब देखिए इसमें जो च वर्ण है उस च वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो गई एक साथ ही, तो ये क्या हो गया? ये द्वितीय वर्ण हो गए। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए हमने कहा उन्नति। अब जो उन्नति शब्द है इसमें देखो न की आवृत्ति 2 बार हो गई। ठीक है, तो ऐसे द्वितीय वर्ण कहलाते हैं। अब काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि कौन सी कहलाती है? एक तो है और एक जो विसर्ग होते हैं, है और विसर्ग, इनको हम क्या कहते हैं? इनको काकल्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। साथियों, हिंदी में कुछ ग्रहित व्यंजन हैं और ग्रहित व्यंजनों की संख्या जो मानी गई है वो 5 मानी गई है। ठीक है। अब ग्रहित व्यंजन यानी कि जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं लेकिन अब उनको हमने ग्रहण कर लिया है और उनकी संख्या हमने 5 मानी है। तो देखो कौन कौन से हैं। एक तो है इसके नीचे नुक्ता, ऐसे ही ख, आपने देखा होगा कई जगह ऐसा, ये जो बिंदी लग रही नीचे इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नुक्ता। ठीक है। एक गे के नीचे नुक्ता, ठीक है, और एक जय इसके नुक्ता और एक फे, इनको हम ग्रहित व्यंजन कहते हैं। तो साथियों, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो वर्णों के बारे में थी, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो साथियों, अब हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्चारण स्थान से संबंधित पूछा जाता है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, आज हम आपको जो उच्चारण स्थान है वो संस्कृत के हिसाब से याद कराएंगे। अगर आपको ये छोटे छोटे सूत्र याद रह गए उच्चारण स्थान से संबंधित तो समझिए आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे पहला सूत्र आपको याद करना है, अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः अर्थात ए, ये क्या आ गया? ए। उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं हम। देखो ए एक कुवर्ग। अब संस्कृत में जो के वर्ग होता है उसको कुवर्ग कहते हैं। ठीक है। जैसे अपन हिंदी में तो के वर्ग कहते हैं, संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? कु कहते हैं। तो जहाँ कु लिखा आएगा उसका मतलब क्या है? पूरा की पूरा के वर्ग जो है वो पूरा की पूरा आना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आ गए? के, ख, ग, घ, ये हो गए। इसके बाद विसर्जनीय नाम,
और क्या होने चाहिए, एक इसमें से है, इसके बाद है, एक हो गया अपना है, फिर विसर्जनीय नाम, विसर्ज यानी विसर्ग, ये विसर्ग हो गए। तो ये सारे के सारे किससे बोले जाते हैं, कंठा। इनका उच्चारण क्या, स्थान क्या है, कंठ। इनको हम कंठ से उच्चारित करते हैं। तो देखो सूत्र है अपना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अर्थात ऐसे ए हो गया और ऐसे ए के साथ साथ आपको आ भी याद रखना है, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है। तो ए और आ, ये हो गया। और कु यानी के वर्ग पूरा, क ख ग घ और य, फिर है और उसके बाद विसर्ग। और ये सारे के सारे क्या हैं, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। तो ये सूत्र याद रखना है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अब दूसरे सूत्र को देखिए साथियों। दूसरा सूत्र है अपना इचुए सानाम तालु, इचुए सानाम तालु, यानी कि देखो ई, अब इसमें दोनों ई आ जाएंगी, ई और ई, ये दोनों हो गई प्लस में। अब जो छः वर्ग है वो पूरा, देखो इसमें चू आया जैसे, कू की जगह इसमें चू आया जैसे, तो छः पूरा वर्ग, यानी कि चे, छ, जय, झे और ये देख लीजिए। इसके बाद फिर ये, फिर क्या है इसमें, ये आ गया, ये आ गया ये, और फिर श, ये वाला श। तो इस प्रकार से ये हो गया इचुए शानाम तालु। ये जो वर्ण है ये किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, इनको तालव्य कहा जाता है। ठीक है, तो इनको तालव्य व्यंजन का वर्ण कहा जाता है। और ये कैसे हैं, ये कंठे वर्ण है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए, ऋटुषाणाम मूर्धा, ऋटुषाणाम मूर्धा। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया, एक तो री, क्या हो गई, ये तो हो गया री। अब एक टे वर्ग पूरा, देखो टू आ रहा है तो टे वर्ग पूरा, यानी टे, ठे, डे, ढे और अणे, ये हो गया। इसके बाद फिर रे, ये आ गया रे, और रे के बाद क्या है, ये शे, ये वाला शे। तो इनको कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा, ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ये हो गए मूर्धा से उच्चारण, ये मूर्धा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला लृ तुलसानाम दंता, लृ तुलसानाम दंता, अर्थात एक तो लृ, ठीक है, एक तय। अब देखो तू आ रहा है तो ते वर्ग पूरा, यहाँ पर तू आ रहा है तो इसका मतलब संस्कृत में होता है ते वर्ग पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो ते वर्ग पूरा देखिए, ते, थे, दे, धे और ने, ये हो गया। इसके बाद ले, क्या हो गया, ले, और फिर से, ये हो गया से। ये सारे के सारे दंता यानी दंत। ठीक है, इनको उच्चारित करने में दंतों की सहायता ली जाती है। ठीक है, इसके बाद उपोपधमनिया नामो ओष्ठो, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया देखो उ, यानी दोनों तो उ हो गए। ठीक है, उस दोनों उ के बाद फिर अपन बात करते हैं जो ये पू लिख रहा है। ठीक है, यानी कि जो पू है पे वर्ग आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो देखो पे, फे, बे, भे और में, ये हो गए। ठीक है, तो इनको, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से, ये ओष्ठ से हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं, ए द्वय तो कंठ तालु। अब देखो एक तो ए, एक तो क्या हो गया ए, ये वाला, और एक ए, ये वाला, द्वय दोनों के दोनों। ठीक है, इन दोनों का जो है वो क्या है, वो कंठ तालु, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। अब देखो ओ द्वय तो कंठोष्ठम, यानी ये दोनों ओ औ, ये क्या है, ये कंठोष्ठम यानी कंठ ओष्ठ, ये हो गया।
एक वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य यानी वे का क्या हो गया, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ कहते हैं इसको, ठीक है। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ कंठ तालु, ठीक है। अब साथियों देखिए ये इनका उच्चारण स्थान हो गए, यानी कि इनके उच्चारण स्थान आपको याद रखने, सूत्र कुछ याद रखने, अगर आपको याद रहते हैं तो फिर आप किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी इनका उच्चारण स्थान याद रखने में। अक्सर होता ऐसा है कि हम उच्चारण स्थान याद रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं बार बार, ठीक है। तो इनको भूलना नहीं है। देखो अकुह विसर्जनानाम कंठा, यानी ए कै वर्ग पूरा और है और विसर्ग, ये किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। इचुएशा नाम तालु, ई दोनों ई, ठीक है, जैसे ए आ ऐसे ही ई। फिर च वर्ग पूरा ये और शे, ये तालु से बोले जाते हैं। फिर रे टुषाणाम मूर्धा, देखो री टे वर्ग पूरा रे और शे, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। लृ तुलसानाम दंता, लृ ते वर्ग पूरा ले और से, ये दंत। उपधमानिया नाम ओष्ठो, अब देखो एक तो उ और एक पे वर्ग, ये ओष्ठों से बोले जाते हैं, ओष्ठों की सहायता से। तो ए द्वे तो कंठ तालु, दोनों जो ए हैं ए और आई, वो किससे, कंठ तालु से। ओ दो तो कंठोष्ठम, दोनों ओ यानी ओ और औ, ये कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम, जो वह है वो किससे बोल जाता, दंतोष्ठ, ठीक है, वो क्या है, दंतोष्ठ है। तो ये इन सब के क्या हो गए, उच्चारण स्थान हो गए। साथियों आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। तो साथियों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो साथियों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।